नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, खम्मागणी वणक्कम। आप सभी को ऑल डे मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट गिरधर मामड़ी सर। क्या बोलूं, संजीदा सा है, क्योंकि जब आपके लोग फ्लाइट्स में भीख मांगने लगी, सो दैट इज समथिंग टू, आई वुड से संजीदा बोलूं, sarcastic बोलूं, ह्यूमरस बोलूं, फनी बोलूं, आई डोंट नो, बट एडजेक्टिव्स तो बहुत सारे हैं। और गिरधर सर वो वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए जिसमें देखिए फ्लाइट के अंदर लोग जाकर भीख मांगते हैं। बताइए, ऐसे भी कितने रईसी वाले दिन आ गए हैं पाकिस्तानियों के। हियर इज द वीडियो ऑन द स्क्रीन। पाकिस्तान में फिलौयत का अनोखा वाकया। कराची एक जहाज में भिखारी घुसाया, हैरान कुन सूरत हाल। फिजाई मेजबान सर पकड़ कर रह गए। भिखारी सिंधी जुबान बोलते सुना जा सकता है। फिजाई मेजबान और मुसाफिरों से जहाज के अंदर भीख मांगते देखा जा सकता है। बताइए, मतलब सर आखिर ये हो क्या रहा है, एंड हाउ सीरियस इज द मैटर। सीरियस इन द सेंस इट्स, इसको, इस वीडियो को प्लीज सार्कास्टिक या फनी वे में नहीं लीजिएगा। देयर इज अ लॉट ऑफ फैक्ट्स एंड थिंग्स अटैच्ड टू इट। जी सर, ओवर टू यू। गायत्री जी, आपको और आपके दर्शकों को सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। यस, ये तो बहुत ही दुखद बात है कि ये सही है। पाकिस्तान एक भिखारी देश बन गया है। इनके शासकों ने भीख मांगते हैं और इनके प्रजा भी भीख मांगते हैं, और भीख मांगने में इसको कोई शर्म नहीं है। स्ट्रेट फेस से ये लोग भीख मांगते हैं। अभी गल्फ में रिपोर्ट आया है कि वहां जो भीख मांगते हुए लोगों को पकड़ते हैं, उनमें से 90% से ज्यादा पाकिस्तान से हैं। तो आप समझ सकते हो कि क्या हालत है। इससे ज्यादा गुर्बत आपको यहाँ सोमालिया, इथियोपिया, लीबिया, सीरिया से बहुत लोग, इससे भी बहुत पॉवर्टी में है, मगर वो लोग इतना भीख नहीं मांगते जितना पाकिस्तानी लोग मांगते हैं। मतलब इतना जाहिल देश बन गया पाकिस्तान कि किसी को शर्म भी नहीं है। और ये लोग गल्फ जाते हैं 2 वीजा के लिए, 2 वीजा लेके चलते हैं। एक तो हज या उम्रा वीजा होता है, मतलब रिलीजियस पर्पसेस, और दूसरा होता है काम के लिए, वर्क वीजा। और दोनों में भीख मांगने का कोई मतलब ही नहीं बनता इसका। जब आप उम्रा करने जा रहे हो या आपने हज करने जा रहे हो, तो वो तो एक पाक काम के लिए जा रहे हो, वो एक अल्लाह के काम, उसके दरबार में जा रहे हो, और इतना पैसा आपके पास है कि आप हज या उम्रा कर पा रहे हो, फिर जाके उधर जाके भीख मांगना मतलब क्या होता है। तो आप समझिए, मतलब इसका इसका सोच क्या है, इसका दिमाग की हालत क्या है, आप समझ सकते हो। और जो लोग काम करने जाते हैं या कंस्ट्रक्शन वर्क में जाते हैं या ट्रांसपोर्टेशन वर्क में ये लोग काम करने जाते हैं, दिन के टाइम पे, ऑफिस के टाइम पे लोग काम करते हैं, शाम के टाइम में या जुम्मे के दिन ये लोग नमाज खत्म होने के बाद सड़कों में आके ये लोग भीख मांगते हैं, और बहाना कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, हमारी पर्स खो गया, ये खो गया, वो खो गया, सबको उल्लू बनाने का कोशिश करते हैं लोग। मतलब किसी को एक इंच ऑफ, एक ग्राम ऑफ शर्म भी नहीं है इनको, क्योंकि इनके इनके शासक भी ऐसे ही है ना। शहबाज शरीफ खुद कहा था, मैं किसी देश को फोन करता हूं तो मेरा फोन कोई उठाता ही नहीं है, वो उठाएगा तो भी यही समझ के उठाता है कि ये साला कुछ भीख मांगने के लिए फोन किया है। हमारी हालत इतना बदतर हो गई है। शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और तो और नवाज शरीफ भी 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि G20 और चंद्रयान हमें करना चाहिए था, भारत कर रहा है, हम कहाँ कहाँ पहुंच गया, हमें कोई इज्जत नहीं है, हम भीख मांगने वाले देशों में गिना जाता है, हमें कोई इज्जत नहीं देता है। ये नवाज शरीफ का भी स्टेटमेंट है। और तो और उनका जो आर्मी चीफ पहले कमर जावेद बाजवा था, और असीम मुनीर है अभी, वो भी जब देश से बाहर जाते हैं वो भीख मांगने के लिए जाते हैं, और कुछ नहीं है इनके पास। सऊदी अरेबिया जाते हैं, इमरान खान जाके सऊदी अरेबिया से रिश्ता पूरा खराब किया था, तो फिर कमर जावेद बाजवा जाके उसको ठीक करके फिर थोड़ा टोकरे में कुछ लेके आया। क्या क्या लेके आया? ज़कात में वो लोग जो भूखे हैं उनके लिए जो चावल देते हैं, उन चावलों में से थोड़ा उठा के पाकिस्तान ले आए। अब समझिए कितना। नो, आई एम वेरी सीरियस। ओह माय गॉड। जो सऊदी अरेबिया में जो ज़कात में जो चावल मतलब भूखे लोगों को देते हैं ना, उसमें से एक पोर्शन पाकिस्तान को दिया है वो लोग, तो ये पाकिस्तान में ले आया और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोग। मतलब अब देखिए, किसी को भी शर्म नहीं है, किसी को भी शर्म नहीं है।
ब्लेटेंटली ये लोग भीख मांगते हैं। तो ये लोग कहीं भी जाते हैं, यूएनओ में जाते हैं या कोई और इसमें जाते हैं, तो इनका काम यही है, बस भीख मांगना ही काम। हाँ जी गिरधर सर, आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया है जी। नाउ इट्स बेटर जी सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी ज़हन में बैठ गया, देयर डीएनए चेंज नाउ, इज एक भिखारी मुल्क बन गया है पाकिस्तान। हर आदमी, उसमें किसी को भी देख लीजिए, भीख मांगते हैं। तो इनका इकोनॉमिक मॉडल ही भीख मांगने से इसका मॉडल बनता है। अब देख लीजिए 47 से लेके 60 तक थोड़ा ठीक था, 60s के बाद ये रेंटेड स्टेट हो गया। अपने आप को बेच के, अपने आप को किराए पे लगा के पैसा उधार मांगते थे लोग। इनके कोई अपना इनकम जनरेशन कैपेसिटी कुछ भी नहीं है इनका। तो कोई इनको भीख में कुछ देता है, कोई डोनेशन देता है, कोई एड देता है, उसी एड से ये लोग हथियार खरीदते हैं, उसी एड से इनके जितने भी पॉलिटिशियंस हैं और आर्मी जनरल्स हैं वो सब बड़े बड़े मकान बनाते हैं, फिर कनाडा में, यूएसए में, यूके में इतने प्रॉपर्टीज खरीदते हैं लोग। तो ये भीख मांगने का कल्चर पाकिस्तान बनने से इमीडिएट उसी समय से शुरू हुआ है। हर कौम में, हर आदमी के पास अब पहुंच गया। तो इसको कोई शर्म नहीं है भीख मांगने में। इनका शाह मोहम्मद कुरैशी था, अभी भी है, मगर आप जानते हो वो इमरान खान का फॉरेन मिनिस्टर था, इमरान खान गवर्नमेंट में फॉरेन मिनिस्टर था। वो आता है साउथ पंजाब से आते हैं। उनका एक मजार है, उनके कोई पुरखों का मजार है। मजार में ये बैठ के सबसे पैसे लेता है, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जैसे पीर जैसा ना, अब मंदिर में जाते हो, मंदिर में कुछ चढ़ावा देते हो, कुछ पैसे डालते हो, ऐसे ये बंदा वहां वो कब्र के सामने बैठता है, जो भी आता है उसे हाथ फैला के उससे पैसे लेता है। वो उनका फॉरेन मिनिस्टर। तो इसका हालत देख सकते हो पाकिस्तान का क्या। एक तरह से देखेंगे तो बहुत दुख लगता है, क्योंकि ये कभी हमारी हिस्सा था पाकिस्तान। एक तरफ देखेंगे तो इनका कर्म इनको पकड़ रहा है, जो इनका सोच था वो सोच ही इनको खा रही है। तो ठीक है, हमें अभी क्या करें, हम मजा देखेंगे और क्या। जो भारत के बराबरी चाहता था हर चीज पे, अब इसमें तो बराबरी हम उनसे नहीं कर सकते हैं। भीख मांगने में तो हम पाकिस्तान से बराबरी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो पाकिस्तान तो ऐसा खत्म हो गया, उसका द सोल ऑफ पाकिस्तान इज डेड, दे आर नथिंग बट बेगर्स। जी, but if I say just briefly, maybe in just 30 seconds, what are the main points जिनकी वजह से इनका इतना बुरा हाल हो गया? एक, ये बाय हैबिट है, मुझे ऐसा लगता है भीख मांगना इनके बाय हैबिट है, इनके डीएनए में चला गया है, राइट? और उसके अलावा क्या, क्योंकि एक होता है ना लर्न हेल्पलेसनेस, बेगर्स की एक मेंटालिटी होती है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे बस की नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। अगर आप मेहनत करना चाहो तो आपको हमेशा मौके मिलते हैं, और पैसे कमाने के लिए पैसे कमाने का मेहनत से ताल्लुकात गहरा है। ये जो आराम से पैसा आता है ना भीख मांगने का, इसकी आदत हो चुकी है इन्हें जी। इनको पाकिस्तान भी भीख में मिला, ये कोई मेहनत नहीं करना पड़ा इसको। ब्रिटिशों के खिलाफ कोई जंग नहीं लड़ा, कोई फ्रीडम मूवमेंट को कुछ करना नहीं पड़ा इनको, बस ऐसे मिला इनको। क्योंकि ब्रिटिश और अमेरिका ने एक बफर स्टेट बनाना चाहा सोवियत यूनियन से, इनको मुफ्त में मिल गया। कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ा इनको 70 साल में, सब भीख में मिलता रहा, भीख में मिलता रहा। तो वही डीएनए इसमें है, जहन में है। अब देखिए पंजाब मैक्सिमम मेजर एक्सटेंट 2/3 पंजाब उनके कब्जे में है, उनके इलाके में है। पंजाब क्या है, 5 फर्टाइल नदियां वहां से बहते हैं, इंडस हो, सतलज हो, रावी, बियास, चनाब, ये सब वहां से चलते हैं, वहां से बहते हैं। अब देखिए वहां कितना आपको गेहूं, सब्जी, ये चावल और ये एग्रीकल्चर क्रॉप कितना वहां आप उगा सकते हो। अब उनका हालत क्या है, वो व्हीट इंपोर्ट कर रहा है। 60-70s तक ये नेट एक्सपोर्टर था। हमारी भारत देश में पूरा मोस्ट फर्टाइल लैंड्स कहीं हो तो पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में चला गया। तो पाकिस्तान के इतना फर्टाइल लैंड्स होते हुए भी
आज वो गेहूं इंपोर्ट कर रहा है। मतलब आप समझ सकते हो कि उस देश को क्या हालत बना रखा है लोग। तो देश में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कोई डैम्स नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं प्रोजेक्ट्स है, नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, एग्रीकल्चर पे कोई ध्यान नहीं है, रिलीजियस फेनेटिज्म है, बिल्कुल। और दे बिकॉज दे वर रेंटेड स्टेट्स, तो उनको पैसे आ रहे थे एंड दे स्टार्टेड डिविएटिंग फ्रॉम एवरीथिंग एंड पुटिंग ऑल एग्स इन वन बास्केट। बस वो भीख से ही पूरा देश चला, तो लोग भी वही आदत सबको लग गया। जब हमारी सियासतदानों ने भीख मांग रहा है तो हमारी क्या प्रॉब्लम है? तो किसी को शर्म नहीं है, उनको शर्म नहीं है, इनको भी शर्म नहीं है। तो देश को इतना खराब कर रखा है। तो उस देश में ना अभी अब देखिए, उसका एक ही इंडस्ट्री जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज था वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था। तो उनके पास कपास जो कॉटन बहुत अच्छी तरह से वो कॉटन एग्रीकल्चर फार्मिंग होता था पहले, वो खत्म हो गया। अभी उनको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इंपोर्ट कहां से करेंगे? भारत से करेंगे तो सस्ता मिलेगा उसको, भारत से नहीं कर रहा है, वो इंपोर्ट कर रहा है चाइना से। चाइना से जब इंपोर्ट करेगा, चाइना तो बहुत कॉस्टली है, वो भी जिंगजियांग में उसको प्रोसेस करके थ्रेड करके इधर भेज रहा है। तो जब जिंगजियांग जाएगा, उस प्रोडक्ट को अमेरिका और यूरोप में बैंड है, तो इसका इंडस्ट्री तबाह हो गया। तो पूरा इनका टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बांग्लादेश शिफ्ट हो गया। तो एक ही इनका इंडस्ट्री था टेक्सटाइल, वो भी खत्म हो गया। ना इनके पास इंडस्ट्री है, ना इनके पास सर्विसेज है, ना इनके पास एग्रीकल्चर है, कोई डैम्स नहीं बना, कोई प्रोजेक्ट नहीं बना, सिल्टेशन नहीं हुआ। और एक छोटा सा बारिश थोड़ा ज्यादा आ जाएगा तो इसका पूरा फ्लड्स हो जाएंगे। लाहौर में, इस्लामाबाद में, हर जगह फ्लडिंग हो जाता है। अभी कराची देखिए, पूरे सिंध पूरा फ्लडेड था लास्ट ईयर 2022 में। तो ये हालत है इनका। तो देश के ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया। और पाकिस्तान में दो पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान जो भीख मांगती है, जो मतलब सरकार से लेके आम आदमी तक भीख मांगती है, वो एक पाकिस्तान है। दूसरा पाकिस्तान है फौज या इनके डीप स्टेट। इनको भीख मांगने का जरूरत नहीं है। बाकी सब लोग पॉलिटिशियन से लेके आम आदमी तक भीख मांग के पैसे उनको फौज को देना है। तो फौज के जो बजट एलोकेशन है उसमें कोई कटौती नहीं है। पिछले साल इनके पास इतना सिचुएशन था, कम से कम कोई 20-25 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ बाढ़ के वजह से। और इनके डॉलर रुपी डॉलर के तुलना में गिरते गया। और इस हालत में भी पाकिस्तान आर्मी की बजट में 11% इजाफा हुआ है, 11% इंक्रीज हुआ है। अब देखिए, $1 बिलियन के लिए IMF के सामने ये तिगनी नाच नाच रहे हैं, मतलब गिड़गिड़ा रहे हैं। $1 बिलियन लोन के लिए। और पाकिस्तानी फौज टर्की से $6 बिलियन का बैरक्टर ड्रोन्स उठाती है और चाइना से सबमरीन खरीदती है। ये पैसा कहां से मिल रहा है उसको? मतलब पाकिस्तान आर्मी एक देश है, बाकी देश पूरा अलग है। तो इनका बजट में कोई कटौती नहीं होगा। और तो और उसमें उनका जस्टिफिकेशन है कि डॉलर रेट बढ़ गया, इसीलिए हमें अरब कंट्रीज में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में एंड बाकी मिडिल ईस्ट में इनके रिलेशंस पे भी, इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे भी स्ट्रेन आने का खतरा है क्या? जी सर। नहीं, ये वो स्ट्रेन तो है, बहुत दिन से है। इसीलिए पूरे गल्फ के ममालिक जितने भी है कंट्रीज भारत की तरफ झुक रहे हैं और पाकिस्तान को एक पराया स्टेट जैसा डिक्लेयर कर दिया। पहले पाकिस्तान 1950-60s में ये सोच रहा था कि पूरे मुस्लिम देशों का ये ठेकेदार बनेगा, क्योंकि तब चाइना और अमेरिका दोनों के बीच में दोस्ती बनाने वाला पाकिस्तान था। तो और फिर ईरान में इसका दखल था। फिर इसमें भी पैलेस्टीनियंस इश्यू में भी इनका सीरियस इन्वॉल्वमेंट था। और न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री था, आर्मी इतना तगड़ा था इसका। तो सऊदी अरेबिया पूरा अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट था। तो एक्चुअली 60-70s तक पाकिस्तान वाज द लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, सबसे ताकतवर, सबसे रेस्पेक्टेड कंट्री था। आज इसको कोई भी इसको मानते नहीं है और कोई इसके तक आंख उठा के भी कोई नहीं देखते हैं। पाकिस्तान से बहुत से टेक्नोलॉजी साउथ कोरिया भी लिया था उस टाइम में। तो आप समझ सकते हो इसका क्या सिचुएशन था, अब क्या सिचुएशन है।
तो मतलब अब गल्फ उनको साफ साफ बोल दिया, आप सुधरो नहीं तो अब मरो, हमें कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए वो पूरा भारत की तरफ झुक गया वो, और पाकिस्तान को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। एक्चुअली G20 में आने के समय में मोहम्मद बिन सलमान एक कोई 2-3 घंटे इस्लामाबाद रुकना था, मगर वो इस्लामाबाद नहीं गया। इस्लामाबाद रुक के कुछ रिकॉर्डिक माइनिंग्स में कुछ इन्वेस्टमेंट अनाउंस करना था, मगर गया नहीं है उधर। मतलब आप समझ सकते हो पाकिस्तान की हालत क्या है। जो बाइडेन आने के बाद आज तक पाकिस्तानी लीडर को फोन भी नहीं किया। तो पाकिस्तान हैज बीन कंप्लीटली डम्प्ड बाय एवरी कंट्री। कोई इसको देखता नहीं है, कोई इसके बारे में बात नहीं करता है। उसका प्राइम मिनिस्टर न्यूयॉर्क जाता है तो भी उसको कोई इंटरव्यू नहीं देता है, कोई मिलता नहीं है उससे। मतलब इतना बुरा हाल हो गया। एवरीबॉडी नोज दैट ये भिखारी देश है, भीख मांगने के लिए ही आते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो ठीक है, अभी दैट्स इट। कुछ समय आ गया तो $1 बिलियन भीख में दे देते हैं सऊदी अरेबिया, और उससे ज्यादा उससे कोई रिश्ता नहीं रखते हैं। बट ये मुस्लिम देश है, इसीलिए उसको मरने भी नहीं देते, ये समझना चाहिए। उसको जीने नहीं देते और मरने भी नहीं देते। जी। तो और सर मैंने सुना कि बस, जब वापस ये लोग भिखारियों को डिपोर्ट कर कर आते हैं तब पाकिस्तान उनको फिर फ्लाइट में बिठाकर फिर वापस भेज देता है किसी न किसी उसके वीजा के अंडर में। करेक्ट, वीजा कैंसिलेशन बहुत लोगों को हुआ है। लॉट ऑफ पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स, इन सबका वीजा कैंसिल हुआ है। और बहुत से लोगों को, आई मीन ये लोग भी भीख मांगते हैं सर, क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट्स है पूरे उनके। कोई भी सर्टिफिकेट आप भरोसे नहीं कर सकते हो। उनके पायलट्स जाली सर्टिफिकेट से वो फ्लाइट उड़ा रहे हैं वो लोग। तो PIA पायलट्स जितने भी है सबका गल्फ में एंट्री मना है, उनको आने नहीं देते वो लोग, क्योंकि किसका सर्टिफिकेट सही है किसका गलत है पता नहीं चल रहा है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेके ये लोग फ्लाइट भी उड़ा रहे हैं। तो कितना खतरनाक हो सकता है, ये प्रॉब्लम है। उनके एजुकेशन सिस्टम अभी कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए बहुत लोगों को वापस कर दिया। वहां जो भी पढ़ के आते हैं उनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, फर्जी सर्टिफिकेट्स है, तो गल्फ ने एक्सेप्ट कर लिया। इसीलिए पाकिस्तानियों को धीरे धीरे से कम करते जा रहे हैं लोग। बट हार्डकोर लेबर जो है उसमें अभी भी है, स्पेशली पठानी लोग आपको बहुत मिलेंगे। टैक्सी ड्राइवर्स हो या हार्ड लेबर करने वाले कंस्ट्रक्शन में, ये लोग मिलेंगे आपको। क्वालिटी जॉब्स जो भी एजुकेटेड लोग का जो व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं वहां पे पाकिस्तानी आपको बहुत ही कम दिखेंगे। जो पहले से थे वो है, मगर नया अभी नहीं आ रहे उधर, ऑलमोस्ट लगभग खत्म हो गया उसका। तो उनका रेमिटेंसेस जो है, रेमिटेंसेस पूरे ये लेबर क्लास से ही आता है, नॉट फ्रॉम द अपर टायर ऑफ जॉब्स। भारत का ऐसा नहीं है। हम लोग वहाँ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स हो, CFOs हो, CEOs हो, या बड़े बड़े IT हेड इंचार्जेस हो, ऐसे मतलब हाई पेइंग जॉब्स में भारतीय मूल से जो गए हैं वो एक्सपर्ट्स वहां काम कर रहे हैं। इसीलिए हमारी रेमिटेंसेस जो है वो आता है पर कैपिटा बहुत ज्यादा है भारत में आने वाला, मगर पाकिस्तान के जो है वो बहुत नीचे स्तर का है। बाकी ये डॉक्टर्स इन सबको धीरे धीरे से खत्म कर रहे हैं लोग, और उनका सर्टिफिकेट को भी भरोसा नहीं है। पता नहीं वो कौन से इंजेक्शन दे बैठेंगे, सर्टिफिकेट का इसको भरोसा क्या नहीं हो है, जाएगा। जैसे कि आप कह रहे थे कि इंजीनियर है, डॉक्टर है, कोई भी है, एंड देन वो पार्किंग लॉट में सर $20 दे दीजिए प्लीज, सब खाने के लिए $15 दे दीजिए प्लीज। सो इस तरीके से तो सर दिस इज अ बैड नेम आल्सो। एनीवे, सपोज दैट हैज बिकम देयर ऑफिशियल स्टेटस नाउ। सर एनीथिंग वुड यू लाइक टू ऐड ऑन द कंक्लूडिंग पॉइंट? जी सर। वेल, ये गल्फ में ही नहीं है, यूरोप और अमेरिका कनाडा में भी यही करते हैं लोग। कहीं भी जाइए इनका हाल यही है। मगर यूरोप में तो वो लोग थोड़ा सह लेते हैं, मगर क्योंकि वहाँ थोड़ा टॉलरेंस लेवल ज्यादा है। गल्फ में ऐसा नहीं है। गल्फ में भीख मांगेंगे तो आपको डिपोर्ट कर देंगे वो लोग, तो अरेस्ट करेंगे, कुछ और करेंगे, डंडा मारेंगे, सब करेंगे। तो मतलब ये ड्रामा चलते रहता है। और तो और आपने जो वीडियो दिखाया है, वो फ्लाइट में भी भीख मांगना शुरू कर दिया। तो मतलब इसको मतलब इज्जत की चीज जो है वो उनके डिक्शनरी से कब की निकाल दी है लोग। तो एनीवे, एक सोमालिया, इथियोपिया जैसा कंप्लीटली फेल्ड स्टेट हमारे बगल में होगा, उससे हमें कोई नुकसान नहीं है। एक न्यूसेंस वैल्यू जरूर है, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, पर उससे कोई ज्यादा नहीं है। हम आई थिंक व्हाट मोदी जी डिड इज अ फैंटास्टिक थिंग, वंडरफुल थिंग। 8-9 साल उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, तो कोई बातचीत नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है।
जा क्या करना है करो, डूब मरना है मरो, कोई वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट एट ऑल। हमें जो करना है हम करते जा रहे हैं। आर्टिकल 370 हटाया, ये किया वो किया, बस वी जस्ट कंप्लीटली इग्नोर्ड। आई थिंक दैट इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर अ भिखारी स्टेट। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल दीप मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, आप सजेशंस देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सर।